हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किए गए कुछ स्कीम्स के बारे में हमने बात किया है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने देखा नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं द स्कीम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर हम एपीएससी एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेंस में भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर साल यूपीएससी जो मेंस एग्जाम होता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो आइए कवर करते हैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है जीएस फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपको फुल फ्लेजेड कोर्स के साथ साथ आपको सैटेलाइट कोर्सेज भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी, जो आप रजिस्टर कर सकते हो दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी प्रीलिम्स 2021। आपको पता है जो मॉक टेस्ट सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट मेंस में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जो मॉक टेस्ट इनको सॉल्व करना। तो आपको अशोका आईएएस प्रोवाइड कर रहा है हर सैटरडे एंड संडे को मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर आप फ्री रजिस्टर कर सकते हो दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। नाउ आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में दिया हुआ है स्टेटमेंट। आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है एंड देन पढ़ेंगे इसके बारे में। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट सीक्स टू इंसेंटिवाइज एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स एंड डेवलप एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। Under the scheme, 2 months orientation program is organized with a monthly stipend of rupees 10,000. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार that was started during 11th five-year plan seeks to infuse entrepreneurship component of the scheme. Now यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। आप वीडियो को पोस्ट करें एंड कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देने की थोड़ा कोशिश कीजिए। आइए आगे यहाँ पे हम जानते हैं इस स्कीम के बारे में। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च ड्यूरिंग 11th फाइव-ईयर प्लान। 11th फाइव-ईयर प्लान के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। द स्कीम सीक्स टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ये स्कीम जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट वांट्स टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स, ताकि पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में बढ़ाया जाए। 2017 में क्या किया गया था? इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया था 2020-2021 तक एंड इसको रखा गया अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। रफ्तार स्टैंड्स फॉर रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। सो बेसिकली यहाँ पर आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, रिम्यूनरेशन, देन एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर एंड रिजुविनेशन। बेसिकली क्या है हमारा मुद्दा, क्या कोशिश है कि जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है इनको रिजुविनेट किया जाए, रिवाइव किया जाए एंड रिम्यूनरेटिव अप्रोच, ताकि यहाँ से फेयर डील ऑफ प्राइस जो है मिल सके। सो डेफिनेट सी बात है, जो मेन फोकस होगा यहाँ पर क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है या एग्रीकल्चरल स्टार्टअप से उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो हमारा यूथ है वो एग्रीकल्चर को एज अ कैरियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सके। तो अंडर दिस एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था अंडर आरकेवीवाई रफ्तार, याद रखिएगा। सो ये 2007 में नहीं 2017 में आया था, जहां पर 2 महीने का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया एंड यहाँ पर 10,000 रुपये का स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड, पर मंथ स्टाइपेंड भी रखा गया था फॉर एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बेनिफिट क्या होगा? इट विल इंसेंटिवाइज द स्टेट्स टू डेवलप एग्रीकल्चर एज मोर यूथ फ्रेंडली। जो हमारे यूथ है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनमें अपना ध्यान देंगे। एज अ एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर वो डेवलप होंगे। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड एनहांस फार्मर्स वेलफेयर बाय इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। सो जो रिम्यूनरेटिव अप्रोच है यहाँ पर डेफिनेट सी बात है, फार्मर्स का इनकम बढ़ाने की हमारा जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। इंस्पायर यूथ टू डेवलप एज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर एंड टेक एग्रीकल्चर एज मेन स्ट्रीम कैरियर ऑप्शन, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। अभी आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन। तो पहले कह रहे हैं कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये तो गलत हो गई। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो पहला ऑप्शन गलत है। अंडर द स्कीम 2 months ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, ये तो सही है।
आर्किव रफ्तार दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग 11th 5 ईयर प्लान, नहीं ये 11th 5 ईयर प्लान को नहीं, ये लॉन्च किया गया था 2017 में एंड ये काम करेगा 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर तक ये फंक्शनल रहा। सो ये यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ओनली 2 इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई-नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे पूछो कि कौन सा क्वेश्चन एग्रीकल्चरल सेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहला तो ये है, अगला क्वेश्चन जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, दिस 2 स्टैंड अलोन क्वेश्चन है जिनमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इट इज़ एन ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल दैट कनेक्ट्स ऑल द एग्रीकल्चरल, ये मंडी होगा, एग्रीकल्चरल मंडीज ऑल अक्रॉस द इंडिया टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। एक यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट बनाने की कोशिश है जहां पर एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया है अंडर द नेम ऑफ ई-नैम। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, सारे एग्रीकल्चरल मंडीज़ को, मंडी मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस को सेल किया जाता है, यू नो दैट मंडी। अब एक डेवलप किया गया है एक पोर्टल जिसको हमने ई-नैम कहा है। सेकेंड ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, दिस स्कीम इज फंडेड बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस स्कीम, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दिस स्कीम इज फंडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन एसोसिएशन विथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सो क्या कह रहे हैं, इसका जो फंडिंग है ये कर रहा है ICAR और इन एसोसिएशन विथ आपका जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है NIC। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। द फंडिंग पैटर्न फॉर द स्कीम विल बी 60-40 बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है 90-10। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं क्या ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देन रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक नेशनल वेयरहाउस रिसीट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विथ ई-नैम एज अ डीकंजेशन मेजर। सो ये हो गए आपके सारे ऑप्शंस। यहाँ से देखते हैं, अगर आपको पता है ई-नैम के बारे में तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट की सेक्शन में जाके आप इसका आंसर लिख सकते हो वीडियो को पोस्ट करके। आइए देखते हैं इसकी जो हमारा पोर्टल है ई-नैम, इसके बारे में। सो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो अपने आप में हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये हो जाता है गलत, क्योंकि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई-नैम इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल दैट कनेक्ट्स ऑल द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल मंडीज टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। सो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा कि ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है जो हर एग्रीकल्चरल मंडीज को कनेक्ट करेंगे एंड एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करेंगे। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड नंबर 3 इज रॉन्ग। नाउ फिर क्या कह रहे हैं, फंडिंग फॉर द प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो यहाँ पर हमारा जो अगला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, कि इसका फंडिंग जो है ICAR कर रहा है इन एसोसिएशन विद NIC, ये भी गलत हो जाता है। सो 2 और 3 अपने आप में गलत है। नाउ रिसेंटली एक अपडेट आया 2020 में कि जो नेशनल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम है इसको इंटीग्रेट कर दिया गया ई-नैम के साथ टू डीकंजेस्ट मंडी एज अ कोविड प्रोटेक्टिव प्रोटोकॉल के अंडर में डीकंजेशन के लिए NWR जो है नेशनल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस नेशनल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो नेशनल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम है इसको लॉन्च किया गया था फॉर्मली 2020 में। यहाँ पर क्या किया गया है, इसको एक्चुअली अपडेट किया गया है 2020 में। यहाँ पर किया ये है, सपोज़ मान लीजिए आप कोई फार्मर हो एंड आपको अपना जो प्रोड्यूस है इसको लेके जाना है मंडीज़ में एंड देन वहाँ से आपको सेल करना है। सो काफ़ी कंजेशन हो जाता है एंड कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के चलते हुए डीकंजेशन जो है ये एक बेसिक नॉर्म रहा है। सो ऐसे में हमने क्या किया, जो हमारा नेशनल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम इसको कर दिया ई-नैम के साथ इंटीग्रेट। अभी क्या होता है इसके अंडर में, देखिए कोई भी फार्मर, कोई भी प्रोड्यूसर, चाहे वो इंडिविजुअल फार्मर हो या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, FPO को भी रखा गया है इसके अंडर में। सो जाके ये कर सकते हैं, सेंट्रल कोई भी डेजिग्नेटेड वेयरहाउस में जाके ये अपना प्रोड्यूस को रख सकते हैं एंड वहीं से जो रिसीट इनको मिलेगा उस रिसीट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं ये ट्रेड। अब जो ट्रेडिंग है वो ई-नैम प्लेटफॉर्म में भी वो कर सकेंगे।
सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल वेयरहाउस रिसिट सिस्टम विथ ई नैम। सो बेसिकली एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म मिल रहा है फार्मर को, लॉजिस्टिक हेल्प मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है इनको, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है काफ़ी कम हो जाएगा। एंड मोर ओवर जो एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल है ये अभी क्या करेगा, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल फार्मर, इनको भी अलाउ करेगा टू गो एंड टू स्टोर देयर प्रोड्यूस इन एनी डेजिग्नेटेड वेयरहाउस, एंड जहां से वो अपने प्रोड्यूस को एक रिसीट के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं वो सेल। सो दिस इज NWR। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी हो जाता है अपने आप में करेक्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन 1 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो दिस इज योर नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। थर्ड जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टैंड अलोन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रूर देखें। PM आशा एक स्कीम आया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से 2020-2021 बजट सेशन में, दैट इज द स्टेटमेंट। द स्कीम इज लॉन्च ड्यूरिंग 2021 जो बजट सेशन रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज़ अ सब्सिडी स्कीम अंडर विच गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट टू फार्मर्स डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ DBT। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हिसाब से सब्सिडी जो है फार्मर के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा ताकि जो इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। इसके अंदर में भावांतर भुगतान योजना इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द स्कीम। एंड द फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, द स्कीम ऑल्सो envisages टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट प्लेयर्स इनटू प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल द क्रॉप्स एट MSP। आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम जो है यहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट है वो खरीदते हैं फार्मर से एक रिम्यूनरेटिव प्राइस में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लेकिन यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है अंडर द स्कीम। सो दिस आर दी स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसके बारे में, अगर आपको पता है तो ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में। वंस अगेन PM आशा स्टैंड्स फॉर PM प्राइम मिनिस्टर अन्नदाता आय संरक्षण योजना। देखिए अन्नदाता कौन है, अन्नदाता हो गया फार्मर्स, आय मतलब इनकम, संरक्षण मतलब रक्षण करना, सुरक्षा करना, अभियान योजना स्कीम। इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम क्या होता है, ये एक ब्रॉडर स्कीम है जिसके अंडर में छोटे छोटे सब स्कीम आ जाएंगे। ये लॉन्च किया गया था 2018 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एंड ये क्या करता है, प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स। कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर 3 कंपोनेंट है क्योंकि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है तो इसके अंडर में कुछ कंपोनेंट रहेंगे। पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। यहाँ पर देखिए सारे जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको कवर नहीं किया गया है, 3 पर्टिकुलर क्रॉप्स को फोकस किया गया है अंडर PSS स्कीम, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। पल्सेस ऑयल सीड्स जिससे भी हम तेल निकाल सकते हैं, कोई भी सीड जहाँ से हम तेल निकाल सकते हैं। कोपरा जो है इट इज़ द कर्नल ऑफ कोकोनट जो वाइट मास होता है। इन तीनों को हमने कवर कर रखा है अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम। एंड यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, देखिए अंडर दिस कंपोनेंट प्राइस सपोर्ट कंपोनेंट जो अपार्ट फ्रॉम दी नोडल एजेंसी, सेंट्रल नोडल एजेंसीज जो है वो जाएंगे, वो जाके खरीदेंगे फार्मर से एट रिम्यूनरेटिव प्राइस। बेसिकली फार्मर जो है ये डिस्ट्रेस सेल ना करे, कम दाम में चीज़ों को ना बेचे ताकि उनका लॉस ना हो, इसको इंश्योर करते हुए जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज है जैसे कि आपका नाफेड हो गया, नाफेड के बारे में मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, नाफेड हो गया। इसके अलावा FCI को भी अभी ऑप्शन दे दिया गया है कि आप भी जाइए, आप भी जाके फार्मर से रिम्यूनरेटिव प्राइस में जो ऑयल सीड, पल्सेस एंड कोपरा है इनको आप खरीद सकते हो। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें इंश्योर होगा। सबसे पहली बात जो पल्सेस ऑयल सीड्स है ये हमारे कंट्री में जो प्रोडक्शन वाइज कहे तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हम इंपोर्ट करते हैं। सो प्रोडक्शन वाइज काफ़ी मीगर मैं कहूँगा, प्रोडक्शन हमारे कंजम्पशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सो एक तो ये प्रोडक्शन बढ़ा देगा। मोर ओवर दिस क्रॉप्स आर जैसे कि पल्सेस हो गया लेग्यूमिनस प्लांट में आता है तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में काफ़ी मदद करेगा। सो फार्मर जो है वो इनको ज़्यादा ग्रो करने का जो एक इंसेंटिव है वो प्रोवाइड कर रहा है इस सब स्कीम के द्वारा। दूसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम PDPS सिस्टम। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेलिंग प्राइस एंड MSP विल बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर डायरेक्टली। अंडर दिस नो फिजिकल प्रोक्योरमेंट विल एक्चुअली टेक्स प्लेस। इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। सपोज मान लीजिए आप कोई फार्मर हो, आपने खेती किया और आपका जो प्रोड्यूस है उसके लिए आपको मिला है सपोज मान लीजिए 1000 रुपये। अकॉर्डिंग टू MSP आपको 1500 रुपये मिलना था, ठीक है, आपको मिला 1000 रुपये, तो प्राइस डिफरेंस कितना है 500 रुपये। तो अभी देखिए गवर्नमेंट आपसे MSP में वो सामान खरीद नहीं रहे हैं,
आपका जो प्रोड्यूस है वो गवर्नमेंट खरीद नहीं रहा है, लेकिन आपके अकाउंट में 500 रुपये का जो डिफरेंस है, जो 500 रुपये आपको कम मिल रहा है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में डायरेक्टली। सो फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो प्राइस डिफरेंस है बिटवीन दी एमएसपी एंड एक्चुअल जो आप सेल कर रहे हो प्राइस, वो प्राइस आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो बेसिकली मोरलेस आपको विदाउट फिजिकल प्रोक्योरमेंट आपको रिम्यूनरेटिव प्राइस जो मिलना था एमएसपी के अंडर में, वो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, जो प्राइवेट प्लेयर्स इनको कहा है कि आप अगर चाहो, डेजिग्नेटेड प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, कोई भी रैंडमली जाके बोलेगा कि हमको भी खरीदना है, तो ऐसे नहीं। डेजिग्नेटेड प्राइवेट प्लेयर्स होंगे जो जाकर एमएसपी एट मार्केट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस प्राइस में मार्केट से फार्मर्स से खरीद सकते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो जहाँ पर भी जो फार्मर्स है वो अगर चाहे तो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं एट एमएसपी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर्स क्यों खरीदेंगे एमएसपी में? जब मार्केट प्राइस इनको कम दाम में मिल रहा है तो वो एमएसपी में क्यों खरीदेंगे? यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपका जो सर्विस चार्ज होगा उसका 15% एमएसपी का जो 15% है वो आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा थ्रू अ सर्विस चार्ज। आप अगर एमएसपी में खरीदते हो तो आपका जो भी सर्विस चार्ज होगा एमएसपी का 15% जो है वो आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा थ्रू अ सर्विस चार्ज। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज इस तरह से किया जा रहा है। दैट इज वाई प्राइवेट प्लेयर्स विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक पार्टिसिपेट इन एमएसपी। नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नाफेड क्या है, एफसीआई क्या है, एंड देन एमएसपी के बारे में बता देता हूँ। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है ये एक एपेक्स बॉडी है जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग में काम करता है। 58 में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में, एंड इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको दिल्ली में। कंट्री भर में करीब करीब 28 इसके रीजनल सब ऑफिसेज हैं जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइज, प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एफसीआई जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एफसीआई एक्ट के अंडर में इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था इन 1965। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करता है। एंड प्राइमरीली इनका जो काम है टू अंडरटेक परचेज, स्टोर, मूव, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर फूड स्टफ। काफ़ी सिग्निफिकेंट बॉडी है जो आपका पीडीएस स्कीम है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो आपका अंडरटेक करता है एफसीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एक चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए, एमएसपी क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 में भी यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बना था यहाँ से। एमएसपी क्या है? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इट इज़ द मिनिमम रिम्यूनरेटिव प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज सिलेक्टेड क्रॉप्स विच इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये एक रिम्यूनरेटिव प्राइस है। सपोज मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ गया 100 रुपये कोई क्रॉप ग्रो करने में, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, 1.5 टाइम्स ज़्यादा पैसा देके आपका 100 रुपये का जो 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा उतना पैसा आपको मिलेगा, आपको 1.5 गुना ज़्यादा पैसा देके गवर्नमेंट जो है खरीदेगा आपसे ये जो भी आपका प्रोडक्शन है, जो भी आपका प्रोड्यूस है। जो भी आपका एमएसपी है ये देखिए सिलेक्टेड क्रॉप्स के लिए करेंटली 22+1 मतलब टोटल 23 क्रॉप्स के लिए ये अनाउंस किया जाता है। 22+1 क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए 14 जो है खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप है, 2 कमर्शियल क्रॉप है, एंड इन सब के अलावा शुगर केन है जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के अंडर में, एफआरपी के अंडर में इसको परचेज किया जाता है। ये जो भी क्रॉप्स है इनको या फिर जो भी आपका प्राइस है इनको रेकमेंड करता है सीएससीपी जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, इनके रेकमेंडेशन पे ही एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। एंड करेंटली देयर आर 22+1 क्रॉप यहाँ पर दिया गया है। आपका जो भी क्रॉप्स है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 7 सीरियल्स है, पल्सेस 5, ऑयल सीड्स के 8 वेराइटीज़ है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस स्कीम के अंडर में जो भी यहाँ पर ऑयल सीड परचेज करने के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये सारे ऑयल सीड्स नहीं, जो भी एमएसपी के अंडर में रखा गया है उन ऑयल सीड्स को ही कवर किया गया है। सो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ इट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा और सारे स्कीमें जो इंपॉर्टेंट होंगे काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।